नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आपकी कक्षा 10 की जो परीक्षा है बहुत निकट आ रही है बच्चों, तैयारी में लगे रहिए। आपको आने वाली परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। तो आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 10 के कोर्स बी के पाठ हरिहर काका के साथ। तो बेटा हरिहर काका जो एक पाठ है वो सामाजिक बुराइयों के बारे में है। जो समाज में भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं सिर्फ किसके चलते, पैसे के चलते। तो ये जमीन जायदाद ये सब कुछ हमारे रिश्तों को खराब कर देती है। तो आज का जो हमारा पाठ है वो इसी चीज पर आधारित है। तो चलो बच्चों हम इस पाठ को शुरू करते हैं। तो कथावाचक और हरिहर काका की उम्र, जो कथावाचक मतलब जो कथा सुना रहा है, जो कहानी सुना रहा है हरिहर काका की, उसका और हरिहर काका की उम्र में कोई काफी अंतर होने के बावजूद भी वो उनका पहला मित्र है। जो लेखक थे हमारे, उनका और हरिहर काका का एक अटूट रिश्ता है, जिसे कहे ना बेनामा रिश्ता, जिसपे कोई नाम ना दे सके लेकिन दोस्ती का नाम है। महंत और हरिहर काका के भाई ने अपना लक्ष्य साधने के लिए हरिहर काका के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। आपने ऐसा अगर पाठ पढ़ा हो तो उसमें आप देखेंगे महंत हो या चाहे उनके भाई हो, बस उन्होंने हरिहर काका के जमीन जायदाद पैसा हड़पने के लिए उनके साथ जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा व्यवहार किया। हरिहर काका अनपढ़ थे पर दुनिया को बेहतर से समझते थे। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा था कि संपत्ति छिन जाने के बाद भी व्यक्ति की बड़ी दुर्दशा होती है। तो वे अनेक लोगों के बारे में जानते थे जिन्होंने अपनी संपत्ति उनके बच्चों ने, उनके घर वालों ने अपने नाम लिखवा ली और उनके बाद उनकी हालत कुत्ते से भी बदतर हो गई थी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि जीते जी वो अपनी जायदाद किसी के नाम नहीं लिखेंगे। ठाकुरबाड़ी की घटना के बाद उन्हें पता चल गया कि कोई उन्हें मार नहीं सकता है, सिर्फ धमका सकता था, क्योंकि मारना तो फिर वो मर्डर हो जाता ना। तो इसलिए उन्होंने मृत्यु का भय नहीं था। उन्होंने अपने भाइयों को इस बात के बारे में चुनौती भी दे दी थी कि हिम्मत है तो मार के दिखाओ। तो हरिहर काका को जब यह असलियत पता चली कि सब लोग उनकी जायदाद के पीछे पड़े हुए हैं, तो उन्हें उन सब लोगों की याद आई जिन्होंने अपने परिवार के मोह में आकर अपनी जमीन जायदाद पहले से ही अपने परिवार के नाम लिख दी और अपने अंतिम दिनों तक वो कष्ट भोगते रहे। वे लोग भोजन तक के लिए तरसते रहे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा जीवन व्यतीत करने से तो मरना ही भला है। उन्होंने तय कर लिया था कि जीते जी तो किसी को जमीन नहीं देंगे और मरने के लिए तैयार थे। वो कहते थे ठीक है तुम मुझे मरने के बाद जो मर्जी करो पर लेकिन जीते जी मैं किसी को नहीं दूंगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरता है, परंतु ज्ञान होने के बाद मृत्यु वरण को भी तैयार हो जाता है। तो बेटा ये एक पाठ का परिचय था कि पाठ में किस प्रकार के पहलू आ रहे हैं, कहाँ कहाँ लेखक के जो भाव है वो निकल के आ रहे हैं। ठीक है बेटा आगे चलते हैं। अब हरिहर काका के यहाँ से अब हम पाठ को शुरू कर रहे हैं, किस प्रकार से पाठ आगे बढ़ेगा। तो हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी लौटा हूँ। कौन? लेखक। कल भी उनके वहां गया था, लेकिन ना तो कल भी कुछ कह सके और ना आज कह सके। दोनों दिन उनके पास मैं देरी तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर मुझे एक बार सिर्फ देखा, फिर सिर झुकाया, मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई थी। कहते ना कई बार मन की बात जानने के लिए एक आंखों की भाषा भी बहुत कुछ काम कर जाती है। तो जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे हुए थे और जिस मनस्थिति में बेचारे घिरे हुए थे हरिहर काका, उनमें उनकी आंखों ने ही बहुत कुछ कह दिया। मुंह खोलने की जरूरत नहीं थी। कई बार किसी का दर्द समझने के लिए उनकी आंखों में झांकिए, बस आपको उनका दर्द समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लेखक कहता है कि हरिहर काका के साथ बहुत गहरे रिश्ते से जुड़ा हुआ था और उस रिश्ते का नाम था दोस्ती। उम्र, कहते हैं दोस्ती में उम्र का तकाजा नहीं होता। उम्र और दोस्ती में उम्र का कोई मतलब नहीं है। छोटा बड़ा किस प्रकार का भी दोस्त हम लोग बना सकते हैं। लेखक का हरिहर काका के प्रति जो प्यार था वह लेखक को उनके व्यवहार के और उनके विचारों के कारण था। और उनके दो कारण थे। पहला कारण था कि हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे और दूसरा कारण लेखक को उनकी माँ ने बताया था कि यदि हरिहर काका को बचपन से ही ज्यादा प्यार करते थे, जब लेखक वयस्क हुए मतलब बड़े हुए, अडल्ट हुए, जवान हुए, तो उनकी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई थी। तो ये रिश्ता था लेखक और हरिहर काका का। अब क्या है, लेखक के गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर था। याद आया जिसको क्या नाम से पुकारते थे? बिल्कुल ठीक, ठाकुरबाड़ी के नाम से। तो जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी यानी देवस्थान के नाम से पुकारते थे। लोग ठाकुर जी से पुत्र की मन्नत मांगते थे, मुकदमे से छुटकारा, लड़की की शादी, मतलब अच्छे घर में लड़की की शादी हो जाए, इस तरह के लोग वहां पर मन्नत मांग के आते थे।
तो जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती थी तो हंसी खुशी ठाकुर जी के रुपए, जेवर, अनाज सब कुछ चढ़ाया जाता था, भगवान को अर्पित किया जाता था। जिसको बहुत अधिक खुशी होती थी वो छोटा सा खेत का हिस्सा भी ठाकुर बाड़ी के नाम कर देता था। तो इस तरह से प्रथा बन गई थी। अब लेखक कहता है कि उसका गांव अब गांव के नाम से नहीं बल्कि देवस्थान के ठाकुर बाड़ी के नाम से जाना जाता था। उसके गांव का यह देवस्थान इस इलाके का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध देवस्थान था। तो हरिहर काका ने अपनी परिस्थितियों के कारण देवस्थान में जाना बंद कर दिया था। लेखक कहता था कि वहां के साधु संत जो थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनको लगता था सब आडंबर है, ढोंग है, सिर्फ लूटने खसोटने के लिए बैठे हैं, है ना। आप आजकल नोट करेंगे कितनी जगह पर ऐसे सिर्फ लूट खसोट ज्यादा चल रही है, भगवान के नाम को इनकैश किया जा रहा है, क्योंकि वे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। भगवान को भोग लगाने के नाम पर वे दिन के दोनों समय हलवा पूड़ी खाने में मस्त रहते थे बस, और आराम से पड़े रहते थे। सारा काम वहां आए लोगों को सेवा करने के काम में करवा लेते थे। जो लोग आते थे वहां पर मत्था टेकने, भगवान की पूजा अर्चना करने, तो बाकी का मंदिर का सारा काम वो सेवा के नाम से उनसे करा लेते थे। वे खुद अगर कोई काम करते तो वह बातें बनाने का, जो वहां के महंत थे सिर्फ बातें बनाते थे, अन्यथा वो कोई काम नहीं करते थे बच्चों। तो लेखक हरिहर काका के बारे में बताता हुआ और क्या कहता है कि हरिहर काका के 3 भाई थे और सबकी शादी हो गई थी। हरिहर काका के अतिरिक्त सभी तीनों भाइयों के बाल बच्चे भी थे, बच्चे थे उन सबके। कुछ समय तक तो हरिहर काका को सभी चीजें अच्छे से ध्यान रखा जाता था, परंतु क्या हुआ, कुछ दिन बाद हरिहर काका को कोई पूछने वाला भी नहीं था। लेखक कहता है कि अगर हरिहर काका के शरीर की स्थिति ठीक नहीं होती तो हरिहर काका पर मुसीबतों का पहाड़ गिर पड़ता। कहते ना, बुढ़ापे में अगर शरीर आपका सही से नहीं चल रहा हो तो आप हर चीज के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो यहाँ हरिहर काका का शरीर अभी थोड़ा ठीक चल रहा था। तो यहाँ कहते हैं क्योंकि इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी हरिहर काका को कोई पानी तक नहीं पूछता था। बरामदे में कमरे में पड़े रहते थे और हरिहर काका को कोई चीज की जरूरत होती तो उन्हें खुद उठना पड़ता था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं पाठ में जो आपको यह एहसास दिलाएगी कि इतने बड़े परिवार में रहकर भी हरिहर काका अधूरे अकेले थे। एक दिन क्या हुआ बच्चों, तो इनका भतीजा शहर से आया। तो शहर से वो उसके साथ उसका एक दोस्त भी आया। घर में खूब पकवान बने, खाने की अलग अलग चीजें, सब्जी, चटनी, रायता, बहुत कुछ बना। आपको भी भूख लग गई ना इन सब चीजों के नाम से? बिल्कुल। सब लोगों ने खाना खा लिया, लेकिन हरिहर काका को किसी ने खाना ही नहीं पूछा। तब हरिहर काका को बहुत गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा इतना कुछ बना और मुझे बाद में खाने के लिए दिया गया तो क्या, सूखी बासी रोटी, और वो भी रात की कल की सब्जी के साथ। तो उनको बहुत गुस्सा चढ़ा। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके भाई की पत्नियां क्या सोचती हैं कि वे मुफ्त में खाना में खिला रही हैं। हरिहर काका को ये लगा कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मुफ्त में खाना खिला रहे हो? नहीं, मेरे खेतों में, मेरे जमीन पे जो अनाज उगता है वो तुम्हारे पास आता है, मैं तो तुमसे कुछ नहीं लेता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें 2 वक्त की रोटी मुझे दे रहे हो। तो उनके खेत में उगने वाला अनाज भी इसी घर में आता है। तो हरिहर काका को बहुत गुस्सा चढ़ा कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया है, फिर भी इन्होंने मुझे 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं देनी समझी। तो बेटा, ये आजकल कई परिवारों में ये सब चीजें होती हैं कि जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको मतलब अच्छे से नहीं पूछा जाता है। तो हरिहर काका के गुस्से का महंत जी ने लाभ उठाया। कहते हैं ना कि किसी की झगड़े में कोई और लाभ उठा जाता है। वो बिल्ली और बंदर की लड़ाई थी ना, बिल्लियां लड़ने लगी तो बंदर लाभ उठा के लगा। तो यहाँ जो हमारे बंदर है वो है हमारे ठाकुर बाड़ी के महंत साहब। तो हरिहर काका के गुस्से का महंत जी ने खूब लाभ उठाया। महंत जी ने हरिहर काका को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाया और अपने ठाकुर बाड़ी में देवस्थान पर हरिहर काका को समझा बुझा कर ले आए। और उनके परिवार को, उनके भाई के उनकी जमीन के कारण से जो जुड़ा हुआ है, किसी दिन अगर हरिहर काका यह कह देते कि अपने खेत किसी और के नाम लिखे हैं तो लोग उनके बात करना भी बंद कर देंगे, खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। महंत ने उनको बहुत कुछ समझाया। अगर तुमने एक बार कह दिया कि मैं अपनी जमीन किसी और को दे दूंगा तो तुम्हारे जो आज 2 रोटी मिल रही है वो भी बंद हो जाएगी। तो महंत हरिहर काका से कहता है कि उनके हिस्से के जितने भी खेत हैं वो भगवान के नाम लिख दे। ऐसा करने से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। मतलब जीते जी तो उन्होंने दुख भोग रहे हैं और उनके मरने की चिंता उनको पहले करा रहे कि तुम मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, है ना। मंदिरों में पुजारियों का क्या काम होता है, बस मोक्ष प्राप्त होगा, सब कुछ अपना मंदिर में नाम कर दो। लेकिन सुबह होते ही हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी में आ पहुंचे। तीनों हरिहर काका के पांव में गिर गए, रोने लग गए और अपनी पत्नियों से गलती की माफी मंगवाई और सबसे कहने लगे पत्नियों को। उनकी पत्नियों ने कहा कि हरिहर काका आप हमारे साथ चलिए, हम आपके अच्छे से व्यवहार करेंगे,
उनके व्यवहार की आपको सजा आप हमें दे सकते हैं। तो हरिहर काका के मन में दया का भाव, क्योंकि परिवार है ना, खून के रिश्ते भी तो कोई चीज होते हैं। तो उनके मन में फिर से उनके लिए दया आ गई और वो घर लौट गए। अब क्या हुआ, जब अपने भाइयों को समझाने के बाद हरिहर काका वापस आए तो घर में और घर वालों के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर उनको खुशी हुई। तो बच्चों अब क्या हुआ, हरिहर काका जो थे तो उनको लगा कि मेरे परिवार वाले तो सुधर गए हैं, तो उन्होंने बहुत खुशी हुई, घर के सभी छोटे बड़े हरिहर काका का आदर सत्कार करने लगे। देखिए, तो हरिहर काका के साथ कुछ एक और घटना जो होने वाली थी। तो अब क्या हुआ, गांव के लोग जब भी कहीं बैठते तो बातों का ऐसा सिलसिला चलता कि कोई अंत ही नहीं था। हर जगह बस उन्हीं की बातें। कुछ लोग कहते हरिहर काका को अपनी जमीन भगवान के नाम लिख देनी चाहिए, तो उसमें उत्तम और सबसे अच्छी चीज होगी ये। इससे हरिहर काका को कभी ना खत्म होने वाली प्रसिद्धि मिलेगी, उनका नाम रोशन हो जाएगा कि उन्होंने जीते जी अपनी सारी जायदाद जमीन भगवान के नाम कर दी। इसके विपरीत कुछ लोग कहते हैं ना, दो मत होते हैं लोगों के, दो तरह के विचार के लोग होते हैं। तो इसके विपरीत कुछ लोगों ने मानते थे कि भाई के परिवार को ही अपना परिवार माने, सब कुछ जायदाद भाइयों के नाम कर दें, तो अपनी जायदाद उन्हें न देना उनको अन्याय लगा। तो हरिहर काका के भाई उनसे प्रार्थना करने लगे कि अपने हिस्से की जमीन को उनके नाम लिख दें। इस विषय पर हरिहर काका ने बहुत सोचा और अंत में इस परिणाम पर पहुंचे कि उनके जीते जी उनकी जायदाद का स्वामी किसी और को नहीं बनाया जाएगा, फिर चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत। यहाँ पर हरिहर काका ने समझदारी दिखाई कि अगर वो अपनी जायदाद अपने भाइयों के नाम या मंदिर के नाम कर देते ना उस समय बच्चों, तो वो बेचारे उनके जैसे कहते हैं ना हाथ ही कट जाते उनके। तो अब क्या हुआ, क्योंकि उन्हें अपने गांव के इलाके के कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी जीते जी अपनी जायदाद रिश्तेदारों के नाम कर दी थी और उसके बाद उन्हें पूछने वाला तक कोई नहीं था। ठीक है, तो हरिहर काका बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें अपने जीवन के एकदम कुछ बदलाव समझने में कोई गलती नहीं हुई। भले ही वो अनपढ़ थे, लेकिन उनको जिंदगी का जो तजुर्बा था, जो अनुभव था, वो अमूल्य था। वे उन्होंने फैसला कर लिया कि जीते जी किसी को भी अपनी जमीन नहीं लिखेंगे। अब यहाँ लेखक कहता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया महंत जी की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगा कि उन्होंने हरिहर काका को फंसाने के लिए जो जाल फेंका था कि मंदिर में उनको ले आए थे, उनकी खूब सेवा की थी, उन्हें खिलाया पिलाया अच्छे से, वो तो अब सब वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। तो हरिहर काका उससे बाहर निकल गए हैं। इस बात पे महंत जी को वो असहनीय थी उनके लिए बात आदि। अब उन्होंने क्या किया, जैसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनका एक उल्टी बुद्धि चल पड़ी और उन्होंने कुछ गलत करने की ठान ली। तो आधी रात के आसपास देवस्थान के साधु संत और उनके कुछ साथी भाला गंडासा बंदूकों के साथ अचानक हरिहर काका के आंगन में आ गए। इससे पहले हरिहर काका के भाई कुछ सोचे, किसी और को अपनी सहायता के लिए आवाज लगाकर बुलाए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, और हमला करने वाले हरिहर काका को अपनी पीठ पर डालकर कहीं गायब हो गए थे। दे हैव किडनैप्ड हरिहर काका बेटा। अरे हरिहर काका यहाँ पर देखो एक मूवी की तरह चल रहा है, हरिहर काका को उठाकर ले गए किडनैपिंग में। अब क्या हुआ, हरिहर काका को देवस्थान पर ले गए। एक और तो देवस्थान के अंदर जबरदस्ती हरिहर काका के अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का काम चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले पुलिस की जीप लेकर देवस्थान पर पहुंच गए थे। बिल्कुल एक तरफ से मूवी चल रही है आपकी। उन्होंने जबरदस्ती दिए हरिहर काका के मतलब अंगूठे के निशान ले लिए, किस पे, जायदाद के पेपर पे, जमीन के पेपर्स पे, और उनको खूब सताया। लेकिन उनके भाइयों ने क्या किया, सुबह सुबह ही पुलिस की जीप अपना एफआरआई कराई और पुलिस की जीप लेकर वहां पहुंच गए। कहाँ, ठाकुरबाड़ी में। तो महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका के कमरे में हाथ पांव से बांध रखा था और साथ ही उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था ताकि ना आवाज भी ना निकले। परंतु हरिहर काका दरवाजे पर लुढ़कते हुए आ गए और दरवाजे को अपने पैरों से जोर जोर से धक्का देने लगे ताकि बाहर खड़े हुए उनके भाई और पुलिस उनकी आवाज सुन सके। यहाँ पर फिर हरिहर काका ने समझदारी दिखाई। अब जो महंत वगैरह थे, उनके गुंडे थे, वो तो उनको बांध बूंद के कपड़ा ठूस कर वहां पर छोड़ गए और स्टैंपिंग करा ली उन्होंने, उनके मतलब अंगूठा लगवा लिया। लेकिन हरिहर काका लुढ़कते लुढ़कते दरवाजा को पैर से पीट पीट के, ताकि उन्होंने बताया कि मैं यहाँ इस कमरे में बंद हूँ, मुझे बचा लो। दरवाजा खोलकर हरिहर काका को बंधन से मुक्त कराया गया। हरिहर काका ने पुलिस को बताया कि वे लोग उन्हें इस कमरे में इस तरह बांधकर कहीं गुप्त दरवाजे से भाग गए हैं और उन्होंने कुछ खाली और कुछ लिखे हुए कागजों पे उनके अंगूठे लगवा लिए हैं। तो यह सब बीत जाने के बाद हरिहर काका ने अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। एक दिन से हरिहर काका एक ट्रॉमा में आ गए थे।
एक हादसा नहीं हो जाता जिसके साथ ऐसा कुछ हो इस उम्र में, वो भी तो वो कहाँ सदमे में डूब जाएगा बेटा, है ना। तो यही हरिहर काका के साथ हुआ। अब उनको एक अपना आसरा क्या लगा, सिर्फ अपने भाई लगे, उनको अपने भाई बहुत प्रिय लगने लगे। तो अब क्या हुआ, 24 घंटे पहरा देने लगे थे उनके भाई उनके घर के आसपास। यहाँ तक कि अगर हरिहर काका को किसी काम के कारण गांव से बाहर गांव से में जाना पड़ता, किसी अपने दोस्त से मिलने जाना पड़ता, तो हथियार के साथ 4-5 लोग उनके साथ हमेशा रहते थे। सिक्योरिटी मिल गई थी उनको, है ना। क्या कहते हैं आप, जेड सिक्योरिटी, ऐसा कुछ है ना आपका, जो हमारे पीएम को मिलती है। तो लेखक कहता है कि हरिहर काका के साथ जो भी कुछ हुआ, उससे हरिहर काका को एक सीधे साधे और भोले किसान की तुलना चालाक और बुद्धिमान हो गए। अब उनमें भी अकल आ गई, कहते हैं ठोकर खा के अकल आती है। तो अब हरिहर काका को भी अच्छी खासी अकल आ चुकी थी, किसी पे कोई भरोसा नहीं करना है। उन्हें अब सब कुछ समझ आने लगा था कि अपने भाइयों ने, कि उनके भाइयों का अचानक उनके प्रति जो प्रेम जागा है और व्यवहार में जो परिवर्तन आ गया है, आदर सम्मान सुरक्षा की भावना, एकदम से कैसे डिजास्टर चेंज आ गया। यह सब उनके सगे भाइयों का प्यार नहीं है, बल्कि उनके धन दौलत के कारण वो सब ये कर रहे हैं। तो जो हरिहर काका को पहले पूछते तक नहीं थे, आज वो उनके साथ साथ गार्ड की तरह चल रहे हैं, उनको सब खाना पीना अच्छा व्यवहार। तो हरिहर काका ये सब समझ चुके थे। तो जब से हरिहर काका देव भूस्थान से या ठाकुरबाड़ी से वापस आए, तो उसी दिन से हरिहर काका के भाई और उनके दूसरे रिश्ते नाते सभी ये सोच रहे थे कि हरिहर काका को कानूनी तरीके से उनकी जायदाद को उनके भतीजों के नाम कराए थे। अब भाई कितने यहाँ पर तेज हैं, अपने नाम नहीं करा रहे, कह रहे हमारे बच्चों के नाम कर दो। क्योंकि जब हरिहर काका ऐसा नहीं करेंगे तो महंत जी की तेज नजर उन पर टिकी रहेगी। जब हरिहर काका के भाई हरिहर काका को समझाते समझाते थक गए, तो उन्होंने हरिहर काका को डांटना और उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अब उन भाइयों का भी असली चेहरा निकल के आने लग गया। अब क्या हुआ बेटा, एक और मोड़ आया इस कहानी में। एक रात हरिहर काका के भाइयों ने भी उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया जिस तरह का महंत उनके साथ कर रहे थे। उन्हें धमकाते हुए खुशी खुशी उनके कागजों पर जहां जो अंगूठे थे निशान लगाते जाओ, नहीं तो उन्हें मार देंगे। उन्होंने कहा हरिहर काका को अपनी मर्जी से खुशी खुशी लगा दो, नहीं तो तुम तो गए, है ना। तो वही घर के अंदर ही गाड़ देंगे, कहां तक हद आ गई देखो। वो उनको मारकर वहीं घर के अंदर गाड़ने तक के लिए तैयार हो गए। बच्चों सोचो कि जिस परिवार में जिस इंसान के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, उस पर क्या बीतती होगी कि कल तक जो मेरे भाई थे आज वो क्या बन गए, कसाई बन चुके हैं वो, है ना। तो हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की मारपीट शुरू हो गई। जब हरिहर काका अपने भाइयों का मुकाबला नहीं कर पाए, तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए गांव वालों की ओर उन्होंने भागना शुरू किया। तब उनके भाइयों को ध्यान आया कि हरिहर काका का मुंह पहले ही बंद कर देना चाहिए। सेम देखो, महंत और उनके भाई थे, वो अब बिल्कुल एक ही कश्ती में सवार हो चुके, जहां वो हरिहर काका को डुबोना चाहते हैं, है ना। तो उन्होंने उसी पल हरिहर काका को जमीन पर पटका, उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था ना। तो हरिहर काका की आवाजें अब बाहर गांव में निकल चुकी थी। हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग जब तक गांव वालों को समझाते, तब तक उनके परिवार का आपसी मामला है, वे सभी इससे दूर रहे। तब तक महंत जी की भी बड़ी दक्षता और तेजी से वहां पुलिस की जीप के साथ आ गए। पुलिस ने पूरे घर के अच्छे से तलाशी लेना शुरू कर दिया। फिर घर के अंदर से हरिहर काका को इतनी बुरी हालत में हासिल किया, जितनी बुरी हालत वहां पर उनकी ठाकुरबाड़ी में नहीं थी। सोचो, परायों ने तो कहते हैं ना, हमें तो लूटा ही लूटा, हमारी कश्ती वहां थी जहां पर पानी कम था। एक ऐसे तरह का शायरी है ना। तो ये उनके साथ भी यही हाल हुआ कि अपनों ने तो क्या लूटा, हमें तो परायों ने तो क्या लूटा, हमें तो अपनों ने ही लूट लिया। तो हरिहर काका ने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, जबरदस्ती उनसे कागजों पे उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, उन्हें मारा पीटा, बहुत कुछ, एक जितना भी गंदा हम कर सकते थे वो कर सकते थे ना, उन्होंने उनके साथ किया। तो इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए 4 राइफलधारी पुलिस के जवान मिले थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि उनके लिए उनके भाइयों और महंत जी की ओर से काफी प्रयास किए गए थे। मतलब कि हद हो गई थी, एक रिश्ते जिस हद तक बिगड़ सकते थे वो बिगड़े। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर काका अकेले रहने लगे तो जो ठाकुरबाड़ी के महंत फिर से आएंगे, उन्हें फुसलाएंगे और फिर जमीन अपने नाम करा जाएंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी, क्या कहीं कहीं भाई दोबारा भाई प्रेम में ना डूब जाए हरिहर काका, है ना। अकेला पाकर उनके भाई उनको अपने चंगुल में न फंसा लें।
तो लेखक कहता है कि हरिहर काका से जुड़ी बहुत सारी खबरें अब गांव में फैलना शुरू कर दी थी। कहते हैं जंगल की आग बहुत जल्दी फैलती है, तो यहाँ पर भी हरिहर काका के दुख, उनकी साथ जो घटना हुई वो पूरे गांव में फैल चुकी थी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे वैसे वैसे डर का माहौल बन गया था। सभी लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि हरिहर काका ने अमृत तो पिया हुआ है, नहीं तो मरना तो एक दिन सबके लिए ही है, और जब वे मरेंगे तो पूरे गांव में तूफान आ जाएगा, क्योंकि महंत और हरिहर काका के परिवार के बीच जमीन को लेकर फिर लड़ाई हो जाएगी। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती कर रहे थे। जो राइफलधारी रखे थे ना, उनका खर्चा कौन उठा रहा था? हरिहर काका उठा रहे थे, और खूब मजे मस्ती कर रहे थे, खा पी रहे थे आराम से। जिनका धन वह रहे वो उपवास कर रहे हैं बेचारे हरिहर काका, और ये जो फाकी के लोग हैं वो भोग विलास कर रहे हैं। तो हरिहर काका के पास धन था, लेकिन उनके पास उसका कोई महत्व नहीं था, और पुलिस वाले बिना किसी कारण से हरिहर काका से धन से मौज कर रहे थे। अब तक जो नहीं खाया था दोनों वक्त खूब ठाठ से जिंदगी जी रहे थे वो राइफलधारी। तो बेटा, तो ये हमारी कहानी थी हरिहर काका की। कितना दुख, कितना दर्द है इस कहानी में। ये कोई कहानी नहीं है, ये आजकल की असलियत है। आज भी आप देखिए, चाहे बड़े से बड़े घर हों, खूब पैसे वाले लोग हैं, लेकिन अपने पैसे से ज्यादा कहते हैं दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। तो यही हालत हमारी इस कहानी की है, और आज भी असलियत में ये चीजें घटते हुए बहुत हर जगह आप देखी जा सकती है। तो आप इन सब चीजों से अवेयर रहिए, अपने भाई भाई का प्रेम को बनाए रखिए, और ऐसी नौबत ना आए कि हमारे परिवार में कि हरिहर काका की जैसी किसी की स्थिति हो, है ना। अगर आपने कभी किसी के बारे में ऐसा कुछ सुना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है बच्चों, इस लेसन को ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से। परीक्षा में से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग कि इस तरह से आप भी आ सकते हैं कि अगर हरिहर काका की जगह अगर आप होते तो उस समय आप क्या करते। रिश्ते नातों की बारीकियां दिखती हैं इस पाठ में, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। इस पाठ को ध्यान से पढ़िए, उसका जो निचोड़ है उसको जाने कि ये पाठ हमसे कहना क्या चाहता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम आज अपने कभी क्लास का अंत करते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो ध्यान से पढ़िएगा। 28 तारीख को परीक्षा है, कोई डाउट हो तो बिल्कुल हमारे पास आइए। आप लोगों के हमने लाइव क्लास अरेंज की है 25, 26, 27। तो बच्चों 25 को मैं बताना चाहूंगी हम कैसे पढ़ेंगे। 25 तारीख को हम अपनी पूरी ग्रामर की रिवीजन करेंगे, 26 तारीख को हम पूरा लिटरेचर रिवाइज करेंगे, और 27 तारीख को हम पूरा क्रिएटिव राइटिंग के टिप्स और ट्रिक्स, बहुत ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी वो लोग। 27 तारीख की जो क्लास है उसमें बहुत ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी क्रिएटिव राइटिंग की, जिसमें आपके कम से कम 22 में से 20 नंबर तो कहीं नहीं गए, और अगर आप चाहते हैं तो 22 के 22 आपके। अगर आप उन ट्रिक्स को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो बिल्कुल नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो लाइव क्लास को अटेंड करना मत भूलिएगा। आप अपने खुद भी अटेंड कीजिए, अपने साथियों को बताइए, अपने आस पड़ोस जो भी कक्षा 10 में है आप उन सबको बताइए, सब इस चीज का लाभ उठाएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।